नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। अब बड़ी खबर आ रही है चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ जो कि मॉडर्न वेपनरी नाम की मैगजीन चलाते हैं, उसके सीनियर एडिटर वांग जियोजी ने एक बड़ी बात कही है जो चीन के लिए और भारत में रहने वाले तमाम चीनी प्रशंसकों के लिए बड़े झटका देने वाली है। चीन के इस रक्षा विशेषज्ञ ने, इस संपादक ने लिखा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा बड़ी पहाड़ों पर लड़ने वाली सेना है जिसका मुकाबला रूस, अमेरिका या किसी भी देश की सेना नहीं कर सकती है। और ये जो सेना है वो किसी भी अन्य देश की सेना से न केवल ताकत में ज़्यादा बड़ी है बल्कि कौशल में भी बड़ी है। निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है जो भारतीय सेना की क्षमताओं के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, और उनमें से कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं और कुछ हैं जो अपने आप को पूर्व सैनिक कहने का दम्भ भी भरते हैं। एच.एस. पनाग नाम के एक व्यक्ति ने पिछले दिनों दावा किया था, उसको भी इस वांग जियोजी नाम के रक्षा विशेषज्ञ ने, जो कि एक पत्रिका चलाते हैं, बड़ा जवाब दे दिया है। वो आगे लिखते हैं कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपनी पहाड़ी सेना को विस्तार किया है, उसको स्पेशल बनाया है इन कामों के लिए कि उस सेना में जिसकी संख्या 2 लाख से ज़्यादा है, उसमें जितने भी सैनिक हैं वो सब के सब पहाड़ों पर चढ़ना भी जानते हैं और खाई में उतरना भी जानते हैं। पहाड़ों की लड़ाई में ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। और अगर 1962 के युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना के हारने के पीछे भारतीय सेना का जो शौर्य था उसमें कहीं कमी नहीं थी, बल्कि जो उपकरण थे, जो व्यवस्थाएं थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो उनको साजो सामान की ज़रूरत थी वो उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए भारतीय सेना चीन की सेना से हार गई थी। ये है 1962 का फैक्ट। और उसका सबसे बड़ा नमूना ये है कि भारतीय सेना को कुछ इलाकों में तो नंगे पैर भी लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो इतना अय्याश था कि अपने कपड़े भी विदेशों में धुलवाता था और उसको हमेशा ही एक गुलाब लगाने का शौक हुआ करता था। वो अपने शौकों की वजह से सेना के ऊपर होने वाले खर्चों में कटौती किया करता था। लेकिन आज जिस तरीके से वांग जियोजी बोल रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपने जो सैनिकों को इस काबिल बनाया है कि सियाचिन ग्लेशियर पर, जहां पर 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई है, वहां भी भारतीय सेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा आउटपोस्ट बनाया है। और इस पोस्ट की जो ऊंचाई है वो है 6749 मीटर। ऐसा कारनामा करने वाली सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ही कहलाने लायक है। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने अपने पिछले दिनों के बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की, 7% की बढ़ोतरी की गई। और भारत सरकार ने $50 बिलियन, यानी कि अगर मैं रुपए में इसको कन्वर्ट करूं तो ये सीधा सीधा होता है करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए सेना को आधुनिक साजो सामान उपलब्ध कराने में भारतीय सरकार ने खर्च किए, जो कि पिछले दिनों की देखते हुए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इससे ज़्यादा चीन अपना खर्चा करता रहा है। और दुनिया में 3 जो सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाले देश हैं उनमें सबसे आगे तो यूएस है ही, उसके बाद चीन है और फिर भारत का नंबर आता है। रूस इसके बाद 4थे नंबर पर है और 5वें नंबर पर है सऊदी अरब। आप समझ सकते हैं भारत सरकार की जो रणनीति है, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी तारीफ करने के लिए क्यों वांग जियोजी मजबूर हुए। और वांग जियोजी के इस बड़े खुलासे के बाद निश्चित तौर पर अब राहुल गांधी टाइप के, एच.एस. पनाग टाइप के बड़बोले लोगों को कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस सेना की तारीफ चीन जैसे दुश्मन देश के लोग कर रहे हैं, विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत ये कैसे कर लेते हैं। निश्चित तौर पर वांग जियोजी आगे ये भी कहते हैं कि भारतीय सेना ने अमेरिका से जिस तरीके से तमाम साजो सामान, चिनूक हेलीकॉप्टर और तमाम तरीके के जो अन्य हथियार और टैंक खरीदे हैं, जिसमें M777 शामिल है और वो सारी की सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम साजो सामान भारतीय सेना ने अपने घर में भी बनाया है,
जो कि विश्व स्तर का है। और वैसी स्थिति में भारतीय सेना के पास जो मिसाइलें हैं और साथ ही साथ भारतीय सेना ने अपना एयर सिस्टम भी काफ़ी मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से उसकी वायुसेना के ऊपर निर्भरता भी कम हुई है। लेकिन भारतीय वायुसेना भी किसी से कम नहीं है और राफेल डील होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। निश्चित तौर पर ये वो सारी बातें हैं जो भारत सरकार अपने बारे में कहती थी, या भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के अधिकारी कहते थे। लेकिन आज इस बात को अगर कोई चीनी विशेषज्ञ कह रहा है और इतनी बड़ी मैगजीन में इस बात को लिख रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि चीन भी भारत की इस बड़ी हुई ताकत को समझता है। और यही वजह है कि चीन LAC के ऊपर अपनी एक डिवीजन से ज़्यादा, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा सैनिकों को बताया जा रहा था, उतनी तादाद होने के बावजूद अपनी सेना को कई पॉइंट्स के ऊपर पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन क्या कहें उन लोगों का जो ये कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीनों को हड़प लिया है। और इनमें राहुल गांधी के अलावा एक और नाम जुड़ गया, वो है अखिलेश यादव का। उसने भी इसी सारी बात को ये कहने की कोशिश की कि भारत सरकार ऐसा करके खुद डर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि देश की जनता और विपक्ष साथ में नहीं है, लेकिन हम साथ हैं और उन्हें चीन से अपनी ज़मीनें वापस लेनी चाहिए। लेकिन अभी जो पिछले दिन का डेवलपमेंट है उसके तहत इसी बात पर फिर से मोहर लग गई है, जिसका जिक्र हुआन जोजी कर रहे हैं कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है और भारतीय सेना में पर्वतारोहियों को शामिल किया गया है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जिस पहाड़ी सेना की वो बात करते हैं उसमें हर सैनिक एक तरीके से पर्वतारोही है, वो हर तरीके की लड़ाई लड़ सकता है। और 1962 की जो सेना थी भारत की, वो जमीनी तौर पर लड़ सकती थी, पहाड़ों पर लड़ने का उसका अनुभव नहीं था। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से स्पेशल पहाड़ी सेना बनाई है, वो निश्चित तौर पर LAC के ऊपर बहुत बड़ा पराक्रम दिखा सकती है और उसके आगे कोई भी सेना ठहर नहीं सकती, ऐसा कहना है चीनी विशेषज्ञ का। और उसके आगे जिस तरीके से भारत में अब इस बात की प्रतिक्रिया होगी वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दें कि कल जिस तरीके से चीन इन इलाकों से जो 3 पेट्रोलिंग पॉइंट थे उससे पीछे हटा था, उसके बाद भारत ने एक और कड़ी चीन को संदेश दे दिया है कि लद्दाख रीजन के अंदर जो LAC के ऊपर चीन ने अपने 10,000 सैनिक लगा रखे हैं, वो उन सभी सैनिकों को पीछे हटाए, तभी सामान्य बातचीत हो सकती है। यानी कि चीन अगर ये समझता है कि 3 पॉइंट्स पर सेना हटा लेने से बातचीत सामान्य हो जाएगी, दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत की नज़र पूरी LAC के ऊपर है, जिसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर है। और उसमें खासकर जो लद्दाख का इलाका है, जिसको लेकर जब से भारत ने धारा 370 और 35 से हटाया जम्मू कश्मीर से, और लद्दाख को जब से यूनियन टेरिटरी बनाया, तभी से चीन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चीन ये कहता रहा था कि इस इलाके में यथास्थिति बनी रहने चाहिए, भारत को इस इलाके में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जितनी दिक्कत 370-35 से हटने से पाकिस्तान को हुई थी, उतनी ही दिक्कत चीन को हुई थी, क्योंकि ऐसा करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि बाद में एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, ये भारत के अन्य राज्यों की तरह से मजबूत रिश्ते वाले राज्य हैं। और उस स्थिति में जो चीन के पास अक्साई चीन का इलाका है, या फिर पाकिस्तान के पास गिलगित बाल्टिस्तान और POK का इलाका है, उन इलाकों पर भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसको सोचते हुए चीन ऐसी कोशिश कर रहा था कि भारत को दबाव में लिया जाए। लेकिन भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो 10,000 सैनिकों का दबाव वहां से हटाए। और चीन को भी पता है कि 10,000 सैनिक की एक डिवीजन अगर चीन की उस जगह पर लगी हुई है, तो भारत की भी 3 ब्रिगेड से ज़्यादा सेना उन इलाकों में है, जिसका कि पूरा आंकड़ा भी 10,000 से ऊपर बैठता है। और यही वजह है कि बराबर का दबाव होने की वजह से चीन अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर हुआ है। और भारत का ये संदेश जाने के बाद, जो कि आगे होने वाली 10 दिनों के भीतर जो मीटिंग्स होनी है बटालियन स्तर पर या फिर ब्रिगेड स्तर पर या मेजर जनरल स्तर पर, उसमें ये बात उठेगी। और चीन को भी पता है कि इस बार भारत उसके दबाव में नहीं आएगा, बल्कि मजबूती के साथ अपनी बात मनवा कर रहेगा। और इसके लिए भारत ने जिस तरीके का चक्रव्यूह रचा हुआ है, मोदी सरकार ने एक तरफ आर्थिक जो मोर्चा है उस पर चीन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, और वहीं भारत सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन पर दबाव डाल रही है। सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना जवाब दे रही है, और कूटनीतिक दृष्टि से भारत की जो सरकार है, वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो, या फिर दक्षिण कोरिया जैसे देश हो, या फ्रांस, रूस जैसे देश हो, उनके साथ मजबूती से चीन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से चीन अब ये कहने को भी अपने सरकारी अखबार में मजबूर हुआ था कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि भारत को हम दुश्मन बनाएं, हम दोस्त हैं, लेकिन हम इस दोस्ती को
बराबरी पर ही आगे जारी रखना चाहते हैं। यानी कि चीन ये भी मानता है कि भारत उसकी बराबरी पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिकी दबाव है, उसको ये लगता है कि इस दबाव में अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर अमेरिका का जो लक्ष्य है चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, चीन को टुकड़े टुकड़े करना, उसमें चीन आसानी से बच नहीं पाएगा और अमेरिका उस पूरे के पूरी लड़ाई में कामयाब हो जाएगा। यही वजह है कि चीन घुमा फिराकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है, फिर जब दबाव से काम नहीं चलता तो वो बातचीत की बात करता है, और बातचीत के बाद भी अगर काम नहीं चलता है तो फिर वो अपनी सेनाओं को पीछे हटाने पर भी राजी हो जाता है। यानी यहाँ पर जो मिलिट्री टैक्टिक्स के जितने भी रणनीतियाँ हैं उन सभी को अपनाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, और इसके झांसे में भारत के ज़्यादातर लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुबुद्धि लोग, कुछ अधेड़ उम्र के नेता या फिर अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ मानने वाले लोग इन बातों को लपक लेते हैं और चीन की धमकियों को भी सच्चाई समझकर देश की जनता को गुमराह करने की वो कोशिश करते हैं। उस कोशिश से उन्हें बचना चाहिए, उस कोशिश से उन्हें बाज आना चाहिए, क्योंकि ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोई भी लाल हरा चैनल अगर किसी अफवाह को फैलाएगा तो निश्चित ही उसकी उम्र 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी और सच्चाई देश के लोगों के सामने आएगी। और सच्चाई यही है कि आज भारतीय सेना किसी से भी कम नहीं है, न अस्त्र शस्त्रों के मामले में, न ही मजबूती के मामले में, और न संख्या के मामले में। और इसकी आज पुष्टि एक चीन के विशेषज्ञ ने भी कर दी है। जय हिंद, जय भारत।